बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी बेटी ने पसंद की शादी की थी, मगर मेरी बेटी खुश नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही हो। एक रोज आधी रात को मेरे दामाद ने मुझे फोन करके बताया कि आपकी बेटी मर गई है, आकर इसकी लाश ले जाएं। मैं रोती हुई बेटी के घर गई। जैसे ही बेटी के चेहरे से चादर हटाई तो सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरा नाम सुमेरा है और मैं अपनी बेटी अनम के साथ रहती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आधी रात के वक्त मेरे घर का दरवाजा बड़ी जोर से किसी ने बजाया था। मेरी बेटी मेरे बराबर में ही सो रही थी। इस वक्त कौन हो सकता था? मेरे दिल में खौफ सा भी उठा था कि हम माँ बेटी अकेले ही घर पर होते थे, लेकिन फिर ये सोच कर तसल्ली हो गई कि पूरे मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि किसी घर कोई मजबूरी आ पड़ी हो। मैं उठकर बैठ गई। सर्दियों की रातें थी और महीना भी दिसंबर का था। इस वक्त रजाई से बाहर निकल कर जाना मेरे लिए मुश्किल था। दरवाजा फिर जोर से खटका था। मैंने बामुश्किल रजाई से खुद को बाहर निकाला और गरम गरम शॉल से खुद को लपेट लिया था। मेरी बेटी कहने लगी, अम्मी मैं आपके साथ बाहर चलती हूँ। मैंने अपनी बेटी को बाहर आने से मना किया और खुद कमरे से बाहर आ गई। घर में बिल्कुल अंधेरा था। मैंने एक छोटा सा बल्ब रोशन किया। मैं तेज कदम उठाती हुई बाहर के दरवाजे के पास जाकर पहुंची थी। मैंने पूछा कि कौन है, तो एक शख्स ने कहा कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मुझे अपनी वादा को गुस्ल दिलवाना है। मैंने सोचा ये कैसा अजीब शख्स है, ये काम तो वो मुझसे सुबह भी कह सकता था। मैंने दरवाजा नहीं खोला और उससे कहा, ये कौन सा वक्त है मैयत को गुस्ल देने का? कल सुबह आना। मेरी बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, मेरी माँ को एक खतरनाक बीमारी है, इसलिए इनके चेहरे की रंगत बदलने लगी है। आप मेरी वादा को गुस्ल दे दें, मैं इन्हें जल्दी दफनाना चाहता हूँ। मैं मुर्दों को गुस्ल देने का काम करती थी, लेकिन मेरे पास ये काम रोज नहीं आता था। लेकिन अगर आता भी तो दिन के वक्त ही आता था। आज से पहले रात के इस पहर किसी ने मुझसे गुस्ल के लिए नहीं कहा था। मैंने दरवाजा खोला। सामने खड़ा शख्स 30 साल का नौजवान था। चेहरे पर बदहवासी छाई हुई थी और परेशान भी बहुत लग रहा था। मैंने कहा कि तुम सुबह का इंतजार तो कर लेते, लेकिन वो कहने लगा कि मेरी वादा को एक मोहल्लिक बीमारी है। इनका चेहरा और जिस्म सियाह होने के साथ साथ फूल रहा है। न जाने सुबह तक इनकी क्या हालत हो जाए। मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। अगर आप गुस्ल दें तो इनकी तदबीर बहुत जल्द कर दूंगा। मैंने कहा कि इस वक्त तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैंने आज तक अपनी बेटी को रात के इस वक्त अकेले कभी नहीं छोड़ा था। फिर सर्दी के मारे मेरे दांत बज रहे थे और गुस्ल देने के लिए पानी का इस्तेमाल करना मौत के मुतरादिफ लग रहा था। लेकिन वो शख्स मेरी मिन्नत समाजत करने लगा कि खुदारा इनकार मत करें, सुबह होने से पहले मुझे हर हाल में अपनी वादा को दफनाना है। मैं इन्हें इतनी देर ऐसे नहीं रख सकता। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको इस वक्त गुस्ल देने के 10,000 रुपए दूंगा। इसकी बात सुनकर मैं हैरत से इसे देखने लगी। मुर्दा औरतों को गुस्ल देने का काम मेरा खानदानी काम था। मैं कम उम्र से ही अपनी वालदा के साथ मुर्दा औरतों को गुस्ल देने जाती थी। शादी के बाद भी ये काम जारी ही रखा था, क्योंकि मेरे शोहर की इतनी अच्छी आमदनी नहीं थी। मैं बहुत जल्दी पूरे मोहल्ले में इस काम के लिए मशहूर हो गई थी। मोहल्ले में जब भी किसी औरत का इंतकाल होता, लोग मुझे ही बुलाते थे। वक्त यूं ही गुजरने लगा था। जब मेरा शोहर हयात था, ये काम मैं बस यूं ही कर दिया करती थी, क्योंकि मेरे मोहल्ले में कोई भी गुस्ल देने वाली औरत नहीं थी। लेकिन मैं ये काम आसानी से कर लेती थी। मेरी वालदा ने भी यही काम किया था और मैं शादी से पहले अपनी वालदा के साथ मिलकर मुर्दा औरतों को गुस्ल दिया करती थी। इसलिए मेरा हौसला इस मामले में बहुत ज्यादा था। लेकिन शोहर की वफात के बाद तो ये काम जैसे मेरी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि शोहर की वफात के बाद घर के हालात बिगड़ते ही चले जा रहे थे। मेरे शोहर के इंतकाल को 2 साल बीत चुके थे। मेरी बेटी अनम अब 19 साल की हो चुकी थी। वो मेरी अकलौती बेटी थी। बस एक घर ही मेरा अपना जाती था, मगर घर के अखराजात मुझे खुद ही उठाने पड़ते थे। मेरे काम की नौयत कुछ ऐसी थी कि रोज रोज मेरे पास गुस्ल देने का काम कम ही आता
ज्यादा था और लोग गुस्ल देने वालों को देते ही क्या है। मुझे पैसे भी इतने मिलते थे कि जरूरियात से बेहद कम थे, मगर मुझे इसके अलावा कोई दूसरा काम आता भी नहीं था। मेरी बेटी 12वीं जमात में पढ़ रही थी और अब वो घर में ट्यूशन भी पढ़ा लिया करती थी। इस तरह माँ बेटी का गुसर बसर हो रहा था और अब 10,000 का सुनकर मैं इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मेरा अब जरिया माश यही था। मैंने इस लड़के को इंतजार करने के लिए कहा और अंदर कमरे में आ गई। मेरी बेटी पूछने लगी कि अम्मा बाहर कौन था। मैंने कहा कि एक नौजवान के वादा का इंतकाल हो गया है, वो कहता है कि इन्हें गुस्ल देना है। मैंने अलमारी से अपना गर्म सूट निकालते हुए अपनी बेटी को बताया था। वो कहने लगी कि रात के इस पहर आप कहाँ इस नौजवान के साथ जा रही हैं, इसे इनकार कर दे। मैंने कहा कि अगर मैंने इनकार कर दिया ये काम किसी और से भी करवा लेगा, और तुम जानती हो कि हमें पैसों की कितनी अशद जरूरत है। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था और मुझे इस काम के लिए 10,000 रुपए दे रहा है। मैंने इनकार कर दिया तो मुझे दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। तुम बस दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लो। मैंने गर्म स्वेटर पहना और इस पर गर्म शाल ओढ़ी और इस नौजवान के साथ चली गई। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया जहाँ इसकी गाड़ी जाकर रुकी थी। वहाँ बड़े बड़े घर बने हुए थे। मैं इस नौजवान के साथ जब इस घर में दाखिल हुई, इस वक्त इस घर में इसकी बीवी और बच्चे ही मौजूद थे, जो कि इसकी वादा के मर जाने पर रो रहे थे। लेकिन इनके अलावा और कोई ना था, ना कोई पड़ोसी, ना ही कोई रिश्तेदार। इस नौजवान ने अपनी बीवी को इशारा किया तो मुझे इस मैयत के कमरे में ले गई। वहाँ पीछे एक गैलरी नुमा जगह बनी हुई थी जहाँ इन्होंने कपड़े धोने की जगह बनाई हुई थी। मैं वहीं इसे गुस्ल देने लगी, लेकिन मेरे लिए हैरत कुन बात ये थी, इस औरत का चेहरा ना तो स्याह हो रहा था और ना ही इसका पेट फूल रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस औरत के बेटे को दफनाने की क्या चलती थी। इसकी बीवी ने मुझे गर्म पानी करके दिया था। मैंने अपना काम मुकम्मल किया और कमरे से बाहर आ गई। इस नौजवान ने मुझे 10,000 रुपए दिए जो कि हमारे बीच तय हुए थे। मैं 10,000 देखकर खुश हो गई थी। फिर इस नौजवान ने एक पर्ची अपनी जेब से निकाल कर मुझे दी और कहा कि अगर ये पर्ची आप मेरी वालदा के कफन के साथ बांध दें तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। यह सुनकर तो मेरा हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया। बस इतने से काम क्या वो मुझे 50,000 रुपए दे रहा था, लेकिन वो पर्ची क्या थी? मैंने कहा कि इस पर्ची पर क्या है जिसे कफन के साथ बांधने के लिए तुम मुझे इतना पैसा दोगे? जो राज इस शख्स ने मुझे कफन में पर्ची बांधने का बताया, वो सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं बेयकीनी से फटी फटी आंखों से नौजवान को देख रही थी जिसने मुझ पर एक अजीब व गरीब इंकशाफ किया था। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये सब बातें तो अल्लाह ताला के हाथ में हैं। वो कहने लगा कि आप मेरी बात को आजमा कर देख लें और ये बात हर बारी सच्ची साबित होगी। मैंने इस पर्ची में एक शख्स का नाम लिखा था। ठीक 4 दिन के बाद आपको उस शख्स की मौत का अंधेला मिल जाएगा। मैं अजीब ही कश्मकश का शिकार हो गई थी। वो शख्स अपनी जबान पर कायम था। पैसों को देखकर मैं लालच में आ गई। मैंने इसके हाथ से वो पर्ची ली और अंदर कमरे में चली गई। इसकी वालदा के कफन के साथ मैंने वो पर्ची बांध दी। जैसे ही मैं बाहर आई, शख्स ने मुझे 50,000 रुपए पकड़ा दिए। मेरी आंखें इन 50,000 को देखकर चमकी थी। मुझे आज तक किसी मैयत को नल्हाने के लिए इतने पैसे नहीं मिले थे। वो शख्स मुझे मेरे घर छोड़ आया। जब मैं घर आई तो मेरे चेहरा खुशी से दमक रहा था। मेरी बेटी मेरी खुशी की वजह पूछने लगी तो मैंने जब उसे 60,000 रुपए दिखाए तो मुझे हैरत से देख रही थी। कहने लगी, अम्मी इतने ज्यादा पैसे आपके पास कहाँ से आए? मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मेरी बात सुनकर वो भी बेयकीन थी। कहने लगी, जो बात वो कह रहा है ये तो नामुमकिन सी बात है। मैंने कहा कि मुझे भी इसके बात का इतबार नहीं है, लेकिन इसने मुझे पैसे इस काम के लिए दिए हैं। जो भी था वो पैसे मैंने संभाल कर रख लिए, लेकिन इसके बाद तो जैसे मेरी किस्मत ही बदल गई। 2-3 दिन बाद वो शख्स आया। इसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाने नहीं छुप रही थी। मुझसे कहने लगा कि मेरा काम हो चुका है। मैंने इसे हैरत से देखा था। कहने लगा, मेरे ऑफिस का बोझ जिसने मेरा जीना हराम कर रखा था, आज इसके मरने की खबर सुनकर सीधा यहाँ आया हूँ। मैं हैरान व परेशान थी। वो शख्स ये कहकर वापस चला गया। मैं ये समझी कि वो झूठ बोल रहा है। कुछ दिन बाद मैंने एक मैयत को नल्हाया और एक पर्ची पर मैंने इस लड़की का नाम लिख दिया जो
जो मेरी ही गांव में रहती थी और मेरी ही बेटी की हम जमात थी। इसने मेरी बेटी को परेशान कर रखा था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हर बार वही पोजीशन लेती थी। मेरी बेटी भी बहुत मेहनत करती थी, लेकिन वो इस लड़की को हरा नहीं पाती थी। इस लड़की का नाम जोया था और मुझे इससे चिढ़ हो गई थी। मुझे ये लगता था जिससे वो जानबूझकर मेरी बेटी को हराती है। मुझे मेरी बेटी बताती थी कि वो तमाम टीचर से मेरी बुराइयां करती है। मैंने एक बार जोया को ये भी कहा था कि मैं मुर्दे के कफन में जिसके नाम की पर्ची रखूं वो मर जाता है और मेरी बेटी को पीछे करने की कोशिश करे, मैं ऐसे से भी बख्शूंगी नहीं। मुझे इस लड़की से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, बस मुझे इस लड़की पर वक्ती गुस्सा था और ये भी देखना था कि क्या सच में ऐसा होता है कि मैयत के कफन पर जिस शख्स का नाम लिखकर बांध दिया जाता है वो 4 दिन बाद ही मर जाता है। अब इन 4 दिनों के गुजर जाने का इंतजार था, लेकिन मेरी हैरत का इम्तिहान ना रहा जब एक बार मोहल्ले का एक बच्चा हमारे घर आ गया, कहने लगा कि जोया मर गई है। मैं इस लड़के को बेयकीनी से देख रही थी। वो मुझे गुस्ल के लिए बुलाने आया था। मेरी बेटी ये सुनकर रोने लगी। मैं हैरान थी कि ये कैसे मुमकिन हो गया। कुछ पल तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपनी बेटी के साथ इसके दोस्त के घर चली गई। इसकी वादा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे ना जाने क्यों अपना आप मुजरिम लग रहा था। मुझे क्या जरूरत थी इस लड़की का नाम लिखने की, लेकिन अब क्या हो सकता था, तीर कमान से निकल चुका था। इस लड़की को गुस्ल देते हुए पहली बार मेरा हाथ पूरी तरह से कपा रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह से कांप रहा था। मैं सख्त सर्दी में भी पसीने से शराबूर हो चुकी थी। मुझ पर बदहवासी इस तरह छाई हुई थी, मेरा जी चाह रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भाग निकलूं, लेकिन ये शायद मेरे इख्तियार में नहीं था। वो लड़की मेरी बेटी की हम जमाती, इसलिए मुझे तदफीन तक वहीं रुकना पड़ा। जोया की माँ का रोना तड़पना मेरे दिल को बेचैन किए हुए था। वहां बैठी औरतें इस माँ की हालत पर अफसोस कर रही थी। जवान बेटी की अचानक मौत ने माँ को पागल सा कर दिया था। रात को अच्छी भली सोई थी, लेकिन वो सुबह वो मर चुकी थी। किसी के तस्वुर में ये बात नहीं थी कि ये सब हो जाएगा। खुदा खुदा करके ये वक्त गुजरा था और मैं अपने घर पहुंची थी। 2 दिन तक मैं ठीक से खाना भी ना खा सकी। फिर कुछ ही माह बाद मुझे ये खबर मिली कि इस लड़की की वादा इस लड़की के गम को सह ना पाई, इसका भी इंतकाल हो गया। मुझे ये सुनकर भी बहुत दुख सा हुआ, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इस वाकये को भी भूल गई। न जाने पूरे गांव में किसने ये बात फैला दी थी कि मैं मुर्दे के कफन के साथ जिस बंदे का नाम लिख कर पर्ची पर बांध देती हूँ वो मर जाता है। इसलिए लोग मुझसे अब राजदारी से ये काम करवाने लगे थे और मुझे इसके बदले हजारों रुपए मिलते थे। कभी कोई सास अपनी बहू से तंग आकर मुझसे ये काम करवाती, तो कभी कोई बहू सास के लिए, कभी सगा भाई सगे भाई के लिए। मतलब हर तरह के लोग मेरे पास आने लगे। मेरे घर के हालात काफी बेहतर हो चुके थे। बस जो पैसे इस काम से मिलते थे मैं इससे अपनी बेटी का जहेज बनाने लगी थी। कुछ ही माह बाद मेरी बेटी का बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आ गया था। वो लड़का अच्छी नौकरी करता था, शहर से आया था। हमारे गांव में इसने अपना मकान ले लिया था और अकेला रहता था। चंद माह बाद इसकी शराफत को देखकर हर शख्स इसे अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार था, लेकिन इसने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था। कहने लगा मैं आप लोगों का सहारा बनना चाहता हूँ। मुझे इस नौजवान की बात बहुत अच्छी लगी थी। सबसे बढ़कर कि मेरी बेटी अनम को वो लड़का बहुत पसंद आया था। अनम इस लड़के से शादी के लिए खुद भी ख्वाहिशमंद थी। मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर दी। इसकी रुखसती के बाद मेरा दिल बेहद उदास हो गया था, क्योंकि बचपन से आज तक मुझसे एक रात के लिए भी अलग नहीं हुई थी। बार बार मेरी आंखें नीम नम हो रही थी। जब मैंने इसे अगले रोज बेहद खुश देखा तो मेरा दिल पुरसकून सा हो गया था। मेरा दामाद फहाद बहुत अच्छा था। मेरी बेटी के साथ मेरा भी बहुत ख्याल रखने लगा था। एक बार मैं अपनी बेटी से मिलने उसके घर गई तो वो रोते हुए मेरे गले लग गई। मेरा दिल कांप सा गया था। मैंने रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी ये खुशी के आंसू हैं। मैंने सोचा भी नहीं कि मेरी शादी फहाद जैसे बहुत अच्छे इंसान से होगी। न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि वो खुश नहीं है। ये शायद मियां बीवी में कोई झगड़ा हो गया हो। मैंने अपनी बेटी को ही समझाया था कि वो जरा जरा सी बात को दिल पर ना ले लिया करें। मैं वापस अपने घर आ गई, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन था। मेरी बेटी का रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। न जाने क्यों मुझे रात भर सुकून से नींद नहीं आई, लेकिन अगले ही रोज मेरा दामाद मेरी बेटी को मेरे घर ले आया। साथ में बहुत से फल फ्रूट भी लेकर आया
आया। मेरी बेटी भी खुश लग रही थी। मैंने जल्दी से खाना बनाया। मेरे दामाद का रवैया बिल्कुल बेटों जैसा था। खाने के बाद मुझसे कहने लगा, 2 दिन से आपकी बेटी मुझसे नाराज है, कहती है मैं इसे अपने साथ शहर ले जाऊं। मुझे चंद दिनों के लिए शहर जाना है, तो मैं चाहता था कि अनम आपके साथ ही रह ले, मगर ये मेरे साथ शहर जाना चाहती है। मेरी बेटी आज चुप और उदास उदास लग रही थी, मगर मुझे अपनी बेटी की उदासी और चुप रहने का सब मालूम हो चुका था। मैंने कहा कि बेशक तुम इसे अपने साथ ले जाओ, अच्छा है कि शहर घूम लेगी। मेरी बात पर मेरी बेटी खुश हो गई। चंद दिन बाद ही वो मुझसे मिलने आई, मेरे गले लग गई थी, कहने लगी आज मैं शहर जा रही हूँ, फिर न जाने कब मुलाकात हो, क्योंकि फहाद के काम का कुछ पता नहीं चलता कि कब खत्म होंगे। मैंने इसे ढेरों दुआएं देकर भेजा था, न जाने क्यों वो जाते हुए मुझे बार बार पलट कर देख रही। इसके जाने के बाद मैं और भी उदास हो गई थी, क्योंकि पहले तो वो मोहल्ले में ही रहती थी। जब मैं उदास होती थी अपनी बेटी से मिलने चली जाती थी। अब तो वो दूसरे शहर में थी। मैं इसकी वापसी के दिन गिनने लगी थी, लेकिन 1 माह के बजाय 2 माह गुजर गई, मेरी बेटी वापस नहीं आई। एक बार मेरी सुबह आंख खुली तो मेरे घर के दरवाजे पर कोई दस्तखत दे रहा था। मैंने दरवाजा खोला तो एक नौजवान कहने लगा कि इसकी बीवी का इंतकाल हो गया है, गुस्ल करवाना है। मैं इसके घर गुस्ल देने चली गई। इसके घर मर्दों और औरतों का बहुत रश था, क्योंकि सभी रिश्तेदार और मोहल्ले वाले मिलने आ रहे थे। फिर वहां की औरतें कहने लगी कि मैयत को गुस्ल दे दो। मैं जैसे ही गुस्ल देने के लिए जाने लगी, इस वक्त मेरे सामने की निकाब पोश नौजवान खड़ा हो गया। मुझसे कहने लगा, मैं आपको एक पर्ची दूंगा और वो कफन में बांध देना। मैंने कहा, तुम हो कौन और अपने चेहरा क्यों छुपा रखा है? तो वो कहने लगा, मेरा चेहरा एक हादसे में जल गया था और बुरी तरह झलस चुका था। कोई भी मेरा चेहरा देखता है तो वो डर जाता है, इसलिए मैं अपना चेहरा छुपा कर रखता हूँ। और वो फिर से मुझे ही पर्ची देकर कहने लगा, इसे कफन से बांध दो। मैंने कहा कि मेरे पैसे बहुत ज्यादा हैं। वो कहने लगा, जानता हूँ। इसने अपनी जेब से 2 लाख का चेक निकाल कर मुझे दे दिया। मैं तो इस नौजवान की शक्ल देखती रह गई थी। इतने पैसे तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिए थे। मैं बहुत खुश हो गई थी। शख्स की मतलूबा पर्ची और कफन में बांध दी। 3 दिन बाद रात के वक्त मुझे मेरे दामाद का फोन आने लगा। मैंने फोन उठाया तो वो कहने लगा, मेरी बेटी मर गई है। इस खबर से तो मेरे दिमाग की रगें फटने लगी थी। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, अभी दिन को तो मेरी इससे फोन पर बात हुई है। वो कहने लगा, दिन को वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन रात को अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई और अब वो मर चुकी है। मैं ये सुनकर बेहोश हो गई। मुझे बार बार गशी के दौरे पड़ने लगे थे। जब मेरा दामाद मेरी बेटी की मैयत लेकर घर पहुंचा तो बहुत रो रहा था। मेरी खुद की बहुत बुरी हालत थी। जब मेरी बेटी की मैयत को ले जाने लगे तो मैं बलक बलक के रो रही थी, लेकिन वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरी चीखें पूरे मोहल्ले ने सुनी थी। मेरा तड़पना, मेरा बलकना कुछ भी काम तो नहीं आया था। मेरी बेटी की तदफीन भी हो गई थी। मेरा दामाद घर वापस आ गया था। सब लोग वापस जा चुके थे, बस मैं और मेरा दामाद ही रह गए थे। वो मुझसे मेरी बेटी के बारे में बात कर रहा था। मैं गौर से इसका चेहरा देख रही थी। मुझे लगा कि अभी चंद दिन पहले ही मैं जिस निकाब पोश को देखा था, इसकी आंखें मेरे दामाद जैसी थी। मुझे तो अब आवाज भी वैसी ही लग रही थी। मुझे इस पर शक हो गया था और मैंने इसे बोल दिया कि चंद दिन पहले तुम मेरे पास निकाब पोश में आए थे, तुमने ही वो पर्ची मुझे कफन से बांधने के लिए दी थी। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अच्छा हुआ आपने मुझे पहचान लिया। हाँ, मैं वही हूँ। कहने लगा, मैंने ये सब ही किया था और इस पर्ची पर आपकी बेटी अनम का नाम था। मैंने इसका गिरबान पकड़ लिया और रोने लगी। कहने लगी कि मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो कहने लगा, वही जो मेरी बहन जोया ने आपका बिगाड़ा था। कहने लगा, जोया मेरी बहन थी जिससे आपने अपने तजर्बे की मैं भेंट चढ़ा दिया था। मैं हैरान में परेशान थी, इसे देख रही थी। वो कहने लगा, आप ही ये काम करती है। मेरी बहन मुझे बताती थी कि इसकी दोस्त की माँ जिस मैयत के कफन पे जिसके नाम की पर्ची डालती है वो मर जाता है, और आप मेरी बहन से जेलस होती थी। इसने मुझे बताया था वो आपकी बेटी से ज्यादा अच्छा पढ़ती थी, इसलिए आप इसे तंज भी करती थी। जिस दिन मेरी बहन और माँ का इंतकाल हुआ, मैं बैरून मुल्क था, इसलिए पहुंच नहीं पाया। यहाँ आया तो मुझे मोहल्ले वालों से पता चला आपने ही 4 दिन पहले एक मैयत के कफन के साथ मेरी बहन के नाम की पर्ची डाली थी। वो पर्ची मेरे एक जानने वाले ने सबसे छुपकर खोल कर देखी। इससे आप पर शक था और इसकी बात सच्ची साबित हुई थी, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा रचाया था। आपने मेरी बहन को क्यों मार डाला था? इसने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी माँ भी मेरी बहन का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरा हंसता बसता घर आपने बर्बाद कर दिया। आज अपनी बेटी को खोकर कैसा लग रहा है? ये कहकर वो चला गया। जवाब देने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। मेरा गलत अमल आज मेरी बेटी की जान ले गया था। मुझे वो शख्स
याद आने लगा जिसने पहली बार मुझे पैसों की लालच देकर कहा था कि ये पर्ची में कफन से बांध दो और इसके बाद ये गलत अमलियात पढ़कर इस पर्ची पर फूंक दो, जिसकी वजह से वो शख्स मर जाएगा। वो मैं पैसों की लालच में यह अमल करने लगी और आज अपनी ही बेटी को खो कर बैठी थी। लोग ठीक कहते हैं कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। फिर मैंने गुस्ल का काम छोड़ दिया था। गांव में पागलों की तरह फिरती रहती हूँ, कचरे पर सोती हूँ और वहीं बैठकर खाती हूँ। आज 3 साल बाद मैंने अपनी ये कहानी अपने एक हमदर्द को सुनाई है, जो तहरीर की शक्ल में लिखकर आप तक पहुंचा रहा है, ताकि मेरी कहानी पढ़कर आपको इबरत हासिल हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।